Um, thank, thank you everyone for joining this afternoon for this session. My name is Gunjan Jain. I work with Climate Trends, and this webinar we'll be talking about just transition in coal-rich states like Chhattisgarh and Jharkhand. Just some housekeeping rules that please keep, if you're not speaking, then please keep your audio on mute. And after the moderated discussion, we'll open it for Q&A. If any participants have any questions, then please feel free to type in the Q&A and we will take them up. The session is being moderated by a very well-known and respected journalist, Hridesh Joshi. Hridesh, over to you. Thank you very much, Gunjan. And Gunjan, thanks for many things, and also for organizing and taking all the pain to organize this with you and your team. And welcome to all the moderators, all the panelists. So I just will introduce you first, all of you, and then we will have one round of, you will all have 7 minutes around, and you will put your thoughts. And then I will ask a question, all of you, each of you, and then we will open the floor. So जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, we'll keep it bilingual. जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट क्राइसिस की, और जब हम बात करें कि उसके खिलाफ एक्शन कैसे लेना है, तो हमें उस एनर्जी को रोकना है, उस एनर्जी, उन प्लांट्स को बंद करना है जो कोयले से चलते हैं, फॉसिल फ्यूल से चलते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये भी है कि न केवल फॉसिल फ्यूल खराब है, बल्कि भारत में जो कोयला बिजली घर हैं वो उन मानदंडों का भी पालन नहीं कर रहे हैं जो मिनिमम रूल्स बनाए गए हैं, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के में आश्वासन देने के बाद भी, सरकार के कहने के बाद भी अभी तक बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं किया जाना है. तो इस पर्सपेक्टिव में क्लाइमेट एक्शन और भी जरूरी हो जाता है. लेकिन हमें ये भी देखना है कि बहुत सारी वर्कफोर्स, जो आप लोग अभी बताएंगे, हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे कि वो वर्कफोर्स का क्या करें, वो कैसे एकोमोडेट हो, कैसे उनको एक रेस्पेक्टफुल उनकी जो जीविका है उसका तरीका मिले और उसको कमाने का, और कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जैसे जो ऑलरेडी मार्केट में और इतनी हताशा है कोविड महामारी के कारण और दूसरी वजहों के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण भी कई पलायन हो रहे हैं. हम देख रहे हैं, कई रिपोर्ट्स आ रही है जहां माइग्रेशन हो रहे हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जा रहा है. तो ऐसे में अगर हम जस्ट ट्रांजिशन की बात करते हैं तो वो बिल्कुल एक लॉजिकल वे ऑफ डूइंग जो चीजों को करने का है, और उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे सबसे निचले स्तर पर काम कर रहा हो, कोयला मजदूर हो जो जिसकी वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा है, चाहे कोई एक अधिकारी वर्ग का आदमी, जब वहां से जाएगा तो फिर कहां जाएगा. तो इस बात को लेकर जो आज हमारे पास पैनलिस्ट हैं वो अलग अलग मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे थे, वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स, different streams of the same field, and they will give us a different perspective, and they will make us able to look the things from different angles. So let me introduce, actually we had 4 of the panelists, but एक हमारे पैनलिस्ट जो हैं, जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उपस्थित नहीं है. उनकी जगह मैंने रिक्वेस्ट की है जो धर्मराज महापात्रा है छत्तीसगढ़ के, वो भी ट्रेड यूनियन लीडर हैं, तो उन्होंने अपनी व्यस्तता में से वक्त निकाल कर आने का वादा किया है. वो कितनी देर के लिए आ पाएंगे हमें पता नहीं, लेकिन बाकी लोगों से मैं आपका परिचय करवाता हूँ. आई फॉरेस्ट की जो डायरेक्टर है जस्ट ट्रांजिशन आई फॉरेस्ट में, वो श्रेष्ठा बनर्जी हमारे साथ हैं. श्रेष्ठा, आपका बहुत स्वागत है. ये पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और लंबे वक्त से काम कर रही हैं इस क्षेत्र में. वैभव चतुर्वेदी एक अर्थशास्त्री हैं, ही इज इकोनॉमिस्ट एंड ही लीड्स the work of carbon, low carbon pathways in CEEW. वेलकम वैभव, आपका भी स्वागत है. श्वेता नारायण हमारे साथ हैं जो इन्वायरमेंटल हेल्थ के इश्यूज पे काम करती हैं और इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए काम करती हैं. और सबसे बड़ी बात है, जो विषय हम आज टच करेंगे उसमें उनका लंबे 2 दशकों से उनका काम है, और वो है कि कैसे कम्युनिटीज के साथ इस विषय को लिया जाए और कैसे उनको समुचित न्याय, जिसे हम कहते हैं न्यायोचित जो परिवर्तन है, ये जस्ट ट्रांजिशन, वो कैसे किया जाए. तो सबसे पहले मैं आप लोगों में से श्रेष्ठा, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है, और मैं रेकमेंड करूंगा, मैं इसको अभी पढ़ रहा था, पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन इस रिपोर्ट का भी जो ये रिपोर्ट में ये पूरी उम्मीद है कि इसका इंटरनेट लिंक भी उपलब्ध होगा और आप अगर शेयर करेंगी इसे, और कहाँ पर ये अगर
खरीदी जा सकती है, पढ़ा जा सकता है, क्योंकि झारखंड में एक बहुत ही विस्तृत ये रिपोर्ट है जो बताती है कि जस्ट ट्रांजिशन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। तो पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप शुरू करें और बताएं कि कैसे जो जस्ट ट्रांजिशन, कोयले से जब हम जाएंगे साफ एनर्जी की ओर, उस रास्ते में आपको क्या क्या दिक्कतें दिख रही हैं और क्या क्या अवसर हैं और क्या क्या किया जा सकता है। थैंक्स हृदयेश, तो थैंक यू सो मच। और वो बुक वो अवेलेबल है ऑनलाइन, इट्स फ्री फॉर डाउनलोड आई फॉरेस्ट के वेबसाइट से। तो फुल पीडीएफ इज फ्री फॉर डाउनलोड एक्चुअली। तो हमारे जो मैं लिंक शेयर कर दूंगी और आप यू कैन शेयर इट इंटरनेट पे या तो ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं भी, और आई विल शेयर इट विद कार्बन कॉपी एंड ऑल ऑफ यू। एंड और दूसरा रिपोर्ट भी हमने किया है, वो झारखंड फोकस नहीं है, लेकिन वो कुछ और स्टेट पे एक्चुअली वी आर लुकिंग इनटू द ट्रांजिशन रोड मैप अगले 30 से 40 वर्ष में, हाउ इट विल गो, and it is looking into many other states. So I'll touch base on all of that, but because your focus today is Jharkhand and Chhattisgarh, तो झारखंड में हमने पिछले साल में वो किताब किए थे, and currently me and my team is working also in Chhattisgarh, particularly in the coal district Korba. तो I'll reflect on some of that. तो बात ये है कि the big problem is कि हमारा जो कोयले का क्षेत्र है, those areas जो हम कहते हैं कि there is a resource curse in this region, तो उसका 2-3 चीज उसके मायने होते हैं। एक तो these areas are very very poor, the poverty level, जो गरीब लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। The social infrastructure in this area, जिसको हम जैसे कहते हैं पानी के अवसर हो, हेल्थ केयर हो, एडुकेशन हो, these are extremely bad. And the third thing is about हमारा जो particularly when we are talking of the state like Jharkhand, जहाँ बहुत पुराने माइंस है, जहाँ पिछले 100 से 150 साल से खदान का काम चल रहा है, जैसे कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट, if you see, or the areas bordering Dhanbad, that Asansol Dhanbad belt, and even in Hazaribagh regions, and जो रामगढ़ स्टडी भी हमने पिछले साल किए थे, तो यहाँ खदान है जैसे कि 100-120 साल से चल रहे हैं, and many of them are old mines, they are underground mines engaging a lot of laborers. Now the point is that there is a huge amount of जो हम जिसको daily wages कहते हैं, और the broad term that we use is informal workers in the coal sector. And this is a unique problem for the India, because हम जब जस्ट ट्रांजिशन के बात आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, वेयर इन जर्मनी या तो यूके और नेदरलैंड्स, कोल माइन स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन 50-60 years बैक ड्यू टू वेरियस रीजंस, और उसमें से सबसे बड़ा रीजन था आल्सो अनप्रॉफिटेबिलिटी। बट द चैलेंज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज, एंड इट वाज आल्सो टू, कि हम फॉर्मल एम्प्लॉइज को कैसे, उसका क्या प्रावधान दिया जाए, व्हाट विल बी देयर कॉम्पेंसेशन, व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव जॉब्स, हाउ टू deal with this formal economy. And आज भी जब हम just transition की बात करते हैं from a western perspective, which is largely dominating the global discussion, it is largely oriented around this, and where trade unions are playing a major role, because these are formalized, unionized workforce largely. The problem in states like Jharkhand is that we have a huge amount of informal workforce, and ये बस झारखंड में नहीं है। The latest report we did, जो 5R we named it, the informal workforce in the coal industry is nearly 2.5 to 3 times the formal workforce. ये बस हम informal worker के बात कर रहे हैं जो किसी तरह जुड़े हुए हैं। But in Jharkhand you have a big area, and I don't know what to call them exactly in Hindi, but उसको हम subsistence economy कहते हैं, जो typically in local newspapers or local administrators will call them illegal miner, जो कोयला उठाते हैं ये खदान से या ओवरबर्डन डंप से, और वो उठा के जाके लोकल मार्केट में बेचते हैं, या तो साइकिल वाला इज द मोस्ट कॉमन टर्म यूज्ड इन दिस एरियाज, दैट दे आर गोइंग माइल आफ्टर माइल कैरिंग दिस. The challenge of India's coal mining sector when we talk of just transition is to deal with this challenge. The informal sector, जो subsistence economy वहाँ का है, the poverty of these people, because last year when we did this रामगढ़ study और हमने 400 से अधिक हाउस होल्ड का सर्वे किए थे,
on an average the informal sector में जो लोग काम करते हैं, particularly coal gatherers and sellers, daily wagers, various kind of laborers in the coal industry, उनका household income महीने में 10,000 से ज्यादा नहीं है, और ये एक हाउसहोल्ड का साइज होता है लगभग 4 से 5 लोगों का. So that is the average household income of these people. So poverty is very high. The second thing what is very clearly is therein, if we mapped this year top 25 coal mining districts हमारे देश का, और उसमें बहुत districts आते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में. And we have looked into something called the multi-dimensional poverty index, which is done by the Oxford University. And currently यही है जो human development indicators जो हम पहले कहते थे HDI को अभी replace करते हैं. So the multi-dimensional poverty index is showing that in most of the top coal districts, more than 50% of the population, so आधा से ज्यादा population are multi-dimensionally poor. इसका मतलब ये है कि वो लोगों के पास ना ही तो basic amenities है, ना ही तो हेल्थ केयर की सुविधा है, ना ही तो एजुकेशन है. And India's average is 27.5. India has a poor average, but in some of the coal districts, so it is nearly double the India average. So this is the reality that we have to deal with when we are thinking of a coal transition or a just transition going ahead in the coming years. And I'll stop with that, and then I'll come back to later comments and questions. Thank you very much. We would like to listen more from you. Vaibhav, you were telling me that the CEW has done an analysis on net zero. So what are the key insights you can throw light on that? Vis-a-vis this Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, and all these states, what are your findings? Can you start with that and can tell us about that? Oh, sure. Thank you, Hridesh, and thank you, Climate Trends, for inviting me here. तो मैं पहले जो शुरुआत करूँगा वो बात करूँगा जो हाई लेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, जो एनविजनिंग एक्सरसाइज होती हैं, जो फ्यूचर इमेजिन करने की कोशिश करती हैं. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इमेजिन द फ्यूचर्स, राइट. सो और उससे हमारे लिए क्या इंसाइट्स आती है नियर टर्म के लिए. तो जो हम लोगों ने रिसेंट नेट जीरो की एक्सरसाइज की थी, आप लोगों में से बहुत लोगों ने जीरो के बारे में सुना होगा. इट इज़ अ बज़वर्ड गोइंग ऑन नाउ in the global climate politics world. So India specific it is of only net zero analysis that goes beyond 2050, because India के लिए 2050 का मैटर नहीं है, थोड़ा और लॉन्ग टर्म का मैटर है. सो जो की चीज़ें निकल के आ रही थी वो तो पहला कि ऑफ कोर्स अगर नेट जीरो इंडिया को अचीव करना है, राइट, हम उसको नेट जीरो बोलें, हम उसको डीप डिकार्बनाइजेशन बोलें, हम उसको लो कार्बन बोलें, जिस भी तरह से हम बोलें, द पॉइंट इज कार्बन एमिशंस हैव टू गो डाउन to a large extent. तो उसमें ऑफ कोर्स कोल फॉसिल का शेयर पूरी इकोनॉमी में हैज टू बी लेस देन 5% और सो, और जो थोड़ा बहुत होगा वो लैंड यूज से वो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, वो से नेट जीरो होगा. बट बाय एंड लार्ज फॉसिल शेयर बहुत कम होना पड़ेगा हमको अगर हम क्लाइमेट इम्पैक्ट्स और क्लाइमेट रिस्क जो इंडिया इंक्रीजिंगली देख रहा है. हम लोग जो इतने सारे अभी फ्लैश फ्लड्स देख रहे हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक्स देख रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं साइक्लोन्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर है कि देयर इज अ सम क्लाइमेट लिंक. वो बहुत ही क्लियर होता जा रहा है. एट्रीब्यूशन स्टडीज बहुत हो रही हैं आजकल इस डायरेक्शन में, तो बहुत क्लियर है. तो इंडिया इज इंक्रीजिंगली रियलाइजिंग कि ये तो हो रहा है. सो वी आर नाउ slowly kind of also at the political level also realizing this and changing this mindset. अब हम नेट जीरो एग्री करते हैं 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, वो सेकेंडरी है. द क्वेश्चन इज ये रियलाइजेशन है. तो इसीलिए ये भी रियलाइजेशन है कि कोल को कम होना ही पड़ेगा अल्टीमेटली. So coal for a net zero it goes to somewhere between 5% total fossil. So coal का शेयर और भी कम होगा उसमें. The technology availability really matters, because अगर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो बहुत सालों से हम डिस्कस कर रहे हैं, 20-25 साल हो गए, अभी तक उसका कुछ फ्यूचर में आया नहीं है. इन द सेंस प्रेजेंट में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है. अगर हो जाती है तो फिर देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो. वी कैन से कि कोल वर्कर्स कैन स्टिल बी इन द जॉब अगर CCS टेक्नोलॉजी आ जाती है. बट वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इट मेक्स पावर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, विच इज़ अनदर एलिमेंट, बिकॉज हमारी पॉलिसी में अफोर्डेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हम ये तो नहीं कह सकते कि क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए हमारी पावर बहुत एक्सपेंसिव हो गई. तो आप अगर अक्रॉस स्टेट्स देखेंगे तो इवन इन दिल्ली जो विच इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, हम सबको पता है कि बिजली का बिल इज़ अ पॉलिटिकल प्लैंक. दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इट. And it is a political kind of plank in the elections, even in the richest state of India. So reality of power production. So इसीलिए CCS आ नहीं पा रहा है. So the reality is कि कोल तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि नेट जीरो डीप डिकार्बोनाइजेशन, कोल बहुत कोल को जाना पड़ेगा, राइट। और देयर विल बी टू चैनल्स ऑफ इम्पैक्ट जो स्टेट लेवल पे है। पहला तो हो गया व्हाट अबाउट द फिजिकल रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, बिकॉज ये जो स्टेट्स हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनका बहुत सारा रेवेन्यू ये इन सब फॉसिल सेक्टर से आता होगा। सो स्टेट के बजट में जो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज स्टेट अपना बजट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज़ करता है। तो वो ऑफ कोर्स जब एक बिग पॉट ऑफ, और ये सब हर स्टेट में नहीं है बिकॉज हर स्टेट में फॉसिल रिसोर्सेज नहीं है, तो कुछ स्टेट्स क्लियरली विल गोइंग टू बी मच मोर इम्पैक्टेड देन अदर्स, ये बहुत क्लियर है। मे बी सो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके ऊपर स्टेट बजटरी फिजिकल रिसोर्सेज पे वो ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है एज कम्पेयर टू लेट्स से उत्तर प्रदेश और गुजरात, जहाँ पे मे बी फॉसिल आर मच लेस, राइट। सो ये एक चैनल है। दूसरा चैनल तो क्लियर है, इट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट, जिसके बारे में श्रेष्ठा ने भी बहुत डिटेल में बात की है। जो रिपोर्ट आई, इट्स एन एक्सीलेंट, वेरी वैल्यूएबल रिपोर्ट, उस जिसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं विच आर कोल कोल माइनर्स हो गए या पावर प्लांट में जो जॉब करते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट है, राइट। बट श्रेष्ठा ने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में बात की है, सो मैं उस एस्पेक्ट पर ना जाके मैं कुछ और पर्टिकुलर पहलुओं पे बात करूंगा। First of all, I believe very strongly that in every crisis lies an opportunity. So ये crisis just transition की एक crisis है, या फिर इसमें opportunity भी है, right? So इसमें बहुत important जो aspect है जो हमको emphasize करना चाहिए कि हम लोग 5-10 साल की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो नेट जीरो वगैरह की बात कर रहे हैं, हम शायद 40 से 50 साल की बात कर रहे हैं। So see, imagine when I say 50 years, it is comparing 1970 and 2020. That is what it means. 2020 and 2065 or 70 means that much. That is the difference. So हम लोग खुद ही imagine कर सकते हैं कि कितना change आ जाएगा, and this change is going to be exponential just by the natural जो GDP growth होता है ना, natural process of development, उसी से इतना ज़्यादा लेवल का चेंज आने वाला है। सो इट इज़ मोर ऑफ आई वुड से कि लेट्स से अगर हम सब 2-2 मिनट लेते हैं सोचने के लिए, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग से, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग से, ओके व्हाट विल बी इंडियाज फ्यूचर 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 2060 में, 2065 में, लेट्स से 40-45 ईयर्स में इंडिया कैसा होगा, राइट। सो वो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट शेप ऑफ इंडिया, राइट। और उसमें ऑफ कोर्स ये तो इंडिया लेवल स्टोरी होगी, वो स्टेट लेवल पर जो स्टेक होल्डर्स उनको भी यही सोचना होगा दैट बाय द नेचुरल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में आज से 2060-65 में क्या होगा। तो मैं आपको इंडिया लेवल के कुछ नंबर्स, एवरेज नंबर्स दे देता हूँ। It is expected that even with a economic growth of 5.5% or so, which is not a very high growth rate. So between 2015 and 2060-65 हमारी इनकम हो जाएगी करीब $14,000 पर कैपिटा, रियल टर्म्स में $14,000। इसका मतलब क्या है, अभी हमारी इनकम है अराउंड $2,000 पर कैपिटा, राइट। 14,000 का मतलब है चाइना की करंट इनकम इज 9,000। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो अब हम लोगों का बहुत सारा जो we are as human beings, we are always very risk averse. That's the reality. We will always be much more risk averse. जहाँ भी हम लोगों को बहुत कुछ लगेगा, कुछ गड़बड़ होने की आशंका है, खतरा है, तो obviously we are risk averse as human beings, as societies. But this is we have to, and that's why imagining these futures and thinking about many of these elements are very important. जब हम 14,000 और 13,000 पर कैपिटा डॉलर इनकम की बात कर रहे हैं, ओके, वैभव के साथ संपर्क भी थोड़ा टूट गया है, लेकिन उन्होंने जो बात कही, आई वी विल ब्रिंग हिम बैक। तो उन्होंने जो बात कही इतने $1,000, $14,000 पर कैपिटा इनकम होगी, उसमें हमें ये भी देखना होगा कि इक्वालिटी कितनी है। अभी जो डिस्पैरिटी है उसके हिसाब से अगर दंतेवाड़ा को आप देखें तो वहां की जो जीडीपी है, वहां से जो रिसोर्सेस निकाले जाते हैं और वहां पर का जो CSR का पैसा है वो कहाँ लगता है, इस चीज को भी हमें देखना होगा। 2000 UPA 2 के वक्त मैंने ये स्टडी की थी और पाया था कि वहां के CSR का सारा पैसा किरंदुल से जो निकाला जा रहा है मिनरल, वो स्टील मिनिस्ट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लग रहा है। सो वैभव, यू कैन कंप्लीट योर बैक एंड वी विल लिसनिंग टू यू। यू आर टेलिंग दैट कि हमारी $14,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम होगी, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि उसमें इक्वालिटी वाली बात जो है, अगर हम जस्ट ट्रांजिशन नहीं करते तो इक्वालिटी कितनी होगी? जी। तो बिल्कुल, वन इज द नेचुरल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और इक्विटी इसमें बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज हमको पता है हमारी इनकम इतनी बढ़ गई है, बट इट इज नॉट ए इक्विटेबल डेवलपमेंट, राइट। और एट द सेम टाइम इवन द लोएस्ट हैज एक्चुअली ग्रोन फास्टर। इवन सी, आई मीन, इसमें हम अगर लेट से दो इनकम कैटेगरीज की बात करते हैं, एक बहुत हाई इनकम, एक बहुत लो इनकम, राइट। गैप एक्चुअली बढ़ गया है, राइट, गैप बढ़ गया है, बट इवन द लोएस्ट इनकम कैटेगरीज आर मच बेटर ऑफ,
right? I mean, in terms of the number of people, of course, there are many households which are very worse off even now. But उस level पे, so हम लोगों का again equity and equitable development is a larger issue. It is not a mitigation or climate issue at all. It is a developmental story. वो तो हमको करनी ही है, हमको मतलब it has to be an equitable development, उसमें कोई doubt ही नहीं है, right? But I am simply saying जब 14,000 पे जो की income पे जो हम even if it is unfortunately, let's say, even if it is unfortunately and still an inequitable society, we can still we by and large assured that उसमें जो lowest income category भी होगा वो आज से बहुत अच्छा हो. And this is what I'm just saying. I'm very confident. I'm having worked in this area. I'm very confident about it. Let's look at the 1970s में जो poorest of the poor थे, जो number of people थे, और आज उनका there is a world of difference. ये reality है. 40-50 साल बहुत difference create कर देता है automatic developmental process में, right? और उसी में उसी perspective में, I mean, the real question is जो specific districts, coal districts हैं, उसमें क्या होगा? That is the real question. क्या? Because उन districts की economy will never change. वो districts की economy still will always be coal based because वहाँ पे resources हैं, तो वो तो definitely change होने वाला है. So this question of equity, just transition is going to be critical, because even though at the national level everything will grow and develop very fast, even at the state level everything will grow and develop very fast, but clearly there will be some losers and big losers in the game, especially coal districts. So I believe the state will have much more resources in that future. हम लोग बहुत high income पे state का resources भी होंगे. It is more about a planning, it is, and that's why just transition debate is extremely important, because हमको plan करना है, हमारे पास enough time है, we should not lose time at all. Enough time का मतलब ये नहीं कि हम लोग 20 साल तक wait करेंगे, कुछ नहीं है, no. Enough time का मतलब है 40-50 years is actually a very long time, pretty long time for us to give very strong policy signals, tell these people कि ये future होगा, 5-10 साल में नहीं होगा, but 50 साल में तो होगा ही, So we should start planning all that infrastructure, because उस वक्त ये एक different generation होगी. Maybe we are talking about 2 generations down the line. We have to ensure that their kids are much more educated, they're much more capable and skilled in working into, maybe more skilled jobs, those kind of things. So that is a extremely important, element. And the final point I want to make is, the transition to a low carbon economy is actually an economic transition. Because हम लोग बहुत बार फोकस करते हैं मिटिगेशन पे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जो रियल डील है उसमें, रियल डील खाली कार्बन एमिशन रिड्यूस करने की नहीं है एट ऑल. दैट इज जस्ट वन ऑफ द डिमेंशन. द रियल डील इज इट्स एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन डिबेट. तो जो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह कर रहा है, ये पूरे एनर्जी मार्केट्स को चेंज कर रहा है. ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स चेंज हो रहे हैं. और जो मिडिल ईस्ट वगैरह जो कंट्रीज हैं इतना पुशबैक क्यों कर रही हैं? बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ह्यूजली चैलेंजिंग फ्रॉम एन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव. उनका जो कोर रिसोर्स है वो आपने छीन लिया. ऑयल से जो वो गेन करते थे वो आप छीन रहे हो लो कार्बन में. और एग्जैक्टली सेम होगा कोल डिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया. बिकॉज आप जो उनका खुद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आप वो कह रहे हो कि आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट? सो इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी. But if we plan in advance, I am strong believer in planning ahead. So if we plan in advance, we can create an opportunity out of it, and we just have to find ways, to address. We know these issues. We have to now start working on addressing these issues for that future. Imagine 2060, imagine 2070, जब भी net zero होगा, and start working in that direction. And we can. I'm very sure we can. We will be much more successful than we are probably believing now. थैंक यू वैभव. हम आपसे और आगे जानकारी लेंगे, लेकिन आपने जो बातें कही उसमें मैं कुछ आंकड़ों को, क्योंकि और लोग जुड़ चुके हैं, बताना चाहता हूं कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो जस्ट ट्रांजिशन पे बात कर रहे हैं. यानी जो न्यायोचित बदलाव, यानी जो गरीब आदमी को, या गरीब नहीं भी है, हर व्यक्ति को गरीब की कंधे पे बंदूक रख के चलाना जरूरी नहीं है. जो आदमी काम कर रहा है, जिसका रोजगार वहां पर है, कोयला सेक्टर में, फॉसिल फ्यूल सेक्टर में, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कैसे हम एक सम्मानजनक जो उसको रोजगार देंगे, उसकी बात चल रही. इसमें कुछ आंकड़े जो मैंने शुरुआत में बताने चाहिए थे, उस वक्त लोग उपस्थित नहीं थे इतने, तो हम अब बताते हैं उसे कि भारत की जो टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन है, इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो 384 गीगावाट की है. उसमें से 234 जो है अभी भी जो है वो थर्मल पावर प्लांट से, यानी समझ सकते हैं हम 60% से ज्यादा जो है. और जब हम थर्मल की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर कोल ही होता है. और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के हैं, उनमें 120 डिस्ट्रिक्ट्स की जो इकोनॉमी, जिसकी ओर वैभव इशारा कर रहे थे, वो इस तरह के जो मिनरल्स पर, इस तरह के खनिजों पर टिकी हुई है, और इस तरह के उद्योगों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टिकी हुई है. तो वो पुशबैक करेंगे, वो भी कोशिश करेंगे. ये पॉलिटिकल इशू भी है जितने, और जो स्टेट्स हैं हमारे,
चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हो। इन 5 स्टेट्स में अगर तेलंगाना को भी जोड़ देता हूं तो 90% से ऊपर जो है कोयला इन 5 स्टेट्स में है, ज्यादा ही होगा, 95% के आसपास कोयला इन 5 स्टेट्स में है। तो यानी उसका एक कंसंट्रेशन भी एक इशू है। तो यहां पर मैं श्वेता से पूछना चाहूंगा, श्वेता आप जो कम्युनिटीज के लिए इतना काम करती हैं, और हम ये बात को शुरू से मानते हैं कि जब जस्ट ट्रांजिशन की बात करते हैं तो जस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है कि आदमी फॉसिल फ्यूल से उठ के क्लीनर एनर्जी में ही रोजगार पाएगा, उसको और भी जगहें चाहिए, और भी एवेन्यू चाहिए, डाइवर्सिफाई करना है, और उसकी इच्छा भी उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो बैठा हुआ है और आप उसके हाथ में जाके थमाओगे कि ये नौकरी आपको यही करनी है। सो हमको वी हैव टू ओपन ए स्पेक्ट्रम ऑफ जॉब्स एंड वी हैव टू शो दैट लुक हियर इज अ न्यू वर्ल्ड। तो इस लिहाज से कम्युनिटीज को लेकर आप क्या सोचती हैं, हाउ डू यू लुक कि उनके लिए वो पर्सपेक्टिव से अगर आप कुछ बता सकते। थैंक यू हृदय। एक बात बस मैं बताना चाहूंगी, मेरा थोड़ा इंटरनेट वीक है तो हो सकता है मैं वीडियो बंद कर दूं एट एनी पॉइंट, सो सॉरी फॉर दैट। श्रेष्ठा ने एक्चुअली एक हिस्सा इसका जो कम्युनिटीज जब हम सोचेंगे समझेंगे तो उसमें वर्कर्स भी आते हैं, और उसके काफी अच्छी तरह से कवर किया है। पर मैं बिफोर हम ये जस्ट ट्रांजिशन के बारे में बात भी करें ना, मैं एक बात श्वेता, मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से आप अगर रिजॉइन कर लें, आपके ऑडियो बिल्कुल ही अस्पष्ट है। बिल्कुल आवाज आ रही है? हाँ, नहीं आवाज तो आ रही है, लेकिन वो आवाज जो है वो बहुत ज्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। तो अगर मुझे लगता है आप रिजॉइन कर ले, तब तक मैं एक सवाल तब तक श्रेष्ठा से पूछ लेता हूं, और मुझे लगता है उसमें बेहतर हो जाएगा आपका ऑडियो, अगर कोशिश करते हैं इसको, इफ यू ट्राई टू लुक फॉर ए बेटर सिग्नल अराउंड, तो एक कोशिश करके देखते हैं। श्रेष्ठा, ये जो बात आपने कही थी, इसमें आपने अपनी बात शुरुआत में बहुत जल्दी खत्म की थी। मैं ये झारखंड को लेकर, क्योंकि करणपुरा घाटी जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, वो इलाके में मैं भी गया हूं, हजारीबाग के पास है, और वहां पर खेती जो है बहुत जबरदस्त, पूरी हरी लश ग्रीन घाटी है वो, और वहां पर लोग जो है, पीपल वुड से दैट वी हैव सो मच टू सस्टेन, लेकिन हमको क्यों कोयले की दुनिया में धकेला जा रहा है। क्या आपने भी अनुभव किया, क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 3 किलोमीटर के बाहर ज्यादातर लोगों के लिए फिर एग्रीकल्चर ही है, 3 किलोमीटर के दायरे में मैक्सिमम लोग हैं जो कोल पर निर्भर हैं। इस एंगल से आप could you just throw some light on this issue? तो हृदय, हाँ, I kept it short because I thought initial comments we can take in conversation. तो मैं so the coal district जो है ये झारखंड में या तो छत्तीसगढ़ में, anywhere if you see largely, and there is a, and you yourself just said we have a concentration. हमारे देश में ना we have a concentration of coal mining activities in certain parts of the states or districts. Now जैसे कि देश में कोयला is concentrated in 5 or 6 states, coal and coal based power, right? And in fact India में just there is 60 coal districts जहां से 95%, 95% coal mining happens. So now, but even in the districts अगर हम जाते हैं and if we zoom in, तो देखा जाएगा कि, and I must say I'll come back to that, but yes, the area what you said was Ramgarh district जहाँ वो घाटी है. So there is a high concentration within 3 to 5 kilometer of the mines. ये रामगढ़ का भी बात है, ये बहुत जगहों की बात है। अगर आप ओडिशा में तालचेर कोलफील्ड्स में जाएंगे, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में, या तो कोरबा में जाएंगे, या तो सोनभद्र में भी ऐसा ही है, या many other parts of the country are like the most. But कुछ जगह नहीं है, जैसे कि धनबाद जहाँ the entire town is full of coal mines. So barring few exception, it is very much concentrated around the coal mines. And उससे अगर जितना दूर आप जाना शुरू करेंगे, the dependency on coal जो हम बोलते हैं, dependency का मतलब हमने 2-3 तरह से उसको स्टडी किया था। एक है income dependency, एक है fuel dependency, because in coal mining regions people are highly dependent on coal as a fuel, LPG होने के बावजूद भी, because it is cheap and accessible, very very cheap.
So the point is that the coal mining dependency is very concentrated around 3 to 5 kilometers of the mining regions. But there is a difference. जब informal laborer की बात करते हैं, जो laborers है, वो दूर दूर से आते हैं. So if you see the concentration of well-paid coal mining jobs and एकदम से जो coal gatherers and sellers है, वो कोयले खदान के आसपास रहते हैं. लेकिन अब जब दूर जाना शुरू करेंगे, जो laborers है, जो truckers है, तरह तरह के laborer होते हैं coal industry में, they are spread across the district. ठीक है, तो this is a difference that I would like to point out in terms of the concentration. Now, about the dependence on coal in terms of income and livelihood. Now, here the picture is a little different. In the coal districts, the district को क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा coal district में it becomes a mono industry district because of long term of coal mining happening. So not just coal mining becomes a centrality, but all other जो industry यहाँ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि छोटे industries, sponge iron, you will see a lot of sponge iron industries in these regions. Even झारखंड में बहुत है red brick. Red brick का कोयला यहीं से ज़्यादा लोग लेते हैं. So there are many other industries, and then so in some parts of you have आसपास के district में steel industry आ जाते हैं जिसको coal चाहिए होता है. There are cement plants. There are many allied industries which really is built around the coal sector. So one of the biggest findings that was of the study was, and Ramgarh का तो वो था ही, लेकिन we have been doing the studies now in other districts as well. We are looking into. The point is that the district का जो GDP है, it is highly reliant on coal. And the second thing is because coal sector को develop हुआ है, so what has happened is what you just mentioned कि there are lush green fields, agricultural land. जो बाकी का जो primary sector के development है, जैसे कि we think of agriculture, ये district में 2-3 चीजें ज़्यादा होते हैं primary sector apart from mining industry is either agriculture है, बहुत forest based livelihood है. रामगढ़ में इतना नहीं है, but अब छत्तीसगढ़ के districts में the forest lands are vast. Even झारखंड में अगर हम चतरा हजारीबाग के ऊपर तक जाएंगे, लातेहार अब जाएंगे, तो इट हैज वास्ट फॉरेस्ट लैंड. तो द फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड अगर आप बताते हैं, या तो फिशरीज अपॉर्चुनिटीज, एक्वाकल्चर इज अ बिग थिंग राइट नाउ, एंड एग्रीकल्चर, दीज सेक्टर्स आर एक्सट्रीमली नेग्लेक्टेड. Now, there is also a challenge of potential near the mining regions because there are issues of soil pollution, water pollution, which affects your agricultural productivity, and also industry से water extraction भी बहुत होते हैं. So in most of these regions, when I was working for the past 5 years in Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand, not in just transition, but in issues of coal mining areas, pollution, and socio-economic development, one of the key findings was also the water table जो ये region में होते हैं बहुत नीचे घट जाता है. So it affects the agricultural productivity. Now what has happened in these regions is not enough investments have been made to boost the primary sectors, primary economic sectors. That is number one. Number two is all the other industries also that has come in these regions, जो ये in the region में है, it is also very coal dependent. So the economic diversification that now we need through proper planning, which Vaibhav was touching upon, is very much needed to create industrial opportunities. वो बड़ा industry भी हो सकता है. I think there is a lot of opportunity in the MSME sector, which the studies say that has to happen now through proper investments. And there are very many mechanisms. So हम आपसे पूछेंगे आगे. श्वेता, अगर आप फिर से एक बार बता सकें, हम आपकी वॉइस चले जाने के कारण मुझे आपको रोकना पड़ा. Come again. हृदेश, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं बहुत, क्योंकि श्रेष्ठा ने काफी कुछ कवर कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं, आपको बोलने की जरूरत है क्योंकि जो कम्युनिटी का मामला है, उन्होंने जो बताया अभी बातें कही कि जो इंडस्ट्री आसपास आ रही है वो भी कोल डिपेंडेंट है, तो अब लोग बिल्कुल, ये तो आप ही बताइए. नहीं लोग जाएंगे कहाँ से? सबसे बड़ी, उससे भी पहले बात ये है कि सभी लोग जो यहाँ रहते हैं वो सब कोल में काम नहीं करते हैं, या तो अपनी या मजबूरी की वजह से काम कर रहे हो सकता है अधिकतर, लेकिन ऐसा ये भी मानना जरूरी नहीं है. ये मतलब हमारी गलत धारणा है कि जितने भी लोग जो खदानों के पास या पावर प्लांट के पास रहते हैं सब उसी में उनको नौकरी या उनकी एम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसा नहीं है. और जिस तरह का अभी कोल खदानों में जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है, अधिकतर लोग कॉन्ट्रैक्ट
पे हैं, अधिकतर लोग माइग्रेंट हैं, उस इलाके में भी वो बाहर के हैं, वो लोकल नहीं है। क्योंकि अब एक ये भी अगर हमारे ट्रेड यूनियन साथी होते तो वो बताते कि बहुत सारे लोकल लोगों को लोकल खदानों में जॉब्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि यहाँ पे यूनियनबाजी हो जाएगी, है ना। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर जो कोल का इंडस्ट्री है ही, जैसा भी मतलब पावर प्लांट हो या कोल माइंस हो, वो एक बड़ा पैरासिटिक इंडस्ट्री, मोनोकल्चर जो श्रेष्ठा ने बताया ये मोनोकल्चर जैसा है, और बाकी सारे इंडस्ट्रीज पे इसका असर हो जाता है, और ये बेसिकली इट टेक्स ओवर एवरीथिंग एंड इट बिकम्स the only source of livelihood. But more importantly, it exploits on the caste divide. It builds on that. It never this industry, the coal mining sector has thrived because it has further divided those existing in discrimination in the society. किस तरह से शोषण होता है आदिवासियों का, किस तरह से शोषण होता है। अब the industry is designed in a way it thrives on this discrimination. मैं social perspective से बता रही हूँ। तो ये बात है कि भविष्य में कोल फेज आउट होगा, इसलिए नहीं क्योंकि कम्युनिटीज की डिमांड है, इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी भी नहीं है। लेकिन भविष्य में क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आएगी, आई थिंक सबसे पहले हमें ये सोच के चलना होगा कि कोई भी ट्रांजिशन की हम बात करें तो हम वही मिस्टेक्स जो हम कोल को जब लाए थे इन समुदाय में और कोल बेस्ड डेवलपमेंट जब प्लान किए थे, तो वो मिस्टेक्स हम ना करें। वो मिस्टेक क्या था कि एक बड़ा ही टॉप डाउन प्लानिंग था। हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे कोल है और यहाँ से हम देश को उन्नति होगी और यहाँ पे हम ये इंडस्ट्री लगाएंगे। जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो हम ये ना करें। हम ये टॉप डाउन की यहाँ पे कोल था, अब इसको फेज आउट करके हम दूसरी इंडस्ट्री लाएंगे, हम ये टॉप डाउन प्लानिंग ना करें। आई थिंक दिस इज वन की मैसेज दैट इन माय एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग विद कम्युनिटीज हमें हमेशा मिलता है। Those who are most marginalized, discriminated, उनकी उम्मीद क्या है, ये जो ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं उनमें उनकी कितनी भागीदारी होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। और जो भी Shweta, you be there. I think in couple of minutes your audio will be fine in couple of minutes. But opportunities are plenty. But एक बात और जानना बहुत जरूरी है। नहीं, जो मैं आपका भी जिसके श्वेता मैंने आपको पूरा एक राउंड की पहली बातचीत आपने की, वो आपकी सुनी आपसे। लेकिन मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है। श्वेता, if you could listen to me, if you hear me, कोयले के खदान है, पावर प्लांट है। मेक वन पॉइंट विदेश जी नहीं, मैं आपसे कहता, अगर मैं एक मिनट आपको रोकता हूं क्योंकि आपका ऑडियो पिछले 30-40 सेकंड में बहुत ज्यादा खराब हुआ है, उससे पहले हम आपको सुन पाए, और यू मेड वेरी वैलिड पॉइंट्स एंड आई हैव connected question, but I will just hold it and go to Vaibhav first because I believe that by the time we will have a second round with you where your audio is perfect. Vaibhav, this the pandemic and the climate change already impact. This combo has already created a lot of joblessness because बहुत ज्यादा जो climate change impact है वो efficiency नहीं कर रहे बल्कि रोजगार भी कम कर रहे हैं, और पेंडेमिक ने MSMEs को तो बहुत बुरी तरह तबाह किया है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिन लोग अगर हमारे यार दोस्त वहां पर हैं। सो एज ए इकोनॉमिस्ट, हाउ डू यू लुक दिस ट्रांजिशन? इको टूरिज्म की बात करते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नई जो आ रही है उनको बढ़ाने की बात करते हैं, कि एग्रीकल्चर में भी रिवैम्प करना है, केवल धान और गेहूं उगाने से ही सब कुछ नहीं है। सो एज ए इकोनॉमिस्ट, कैन यू स्पीक ऑन दिस कि कैसे जस्ट ट्रांजिशन जो होगा वो कैसे प्रभावी हो सकता है? देखिए, आई मीन ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जस्ट ट्रांजिशन की बात की। जस्ट ट्रांजिशन का सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड नहीं है कि पैंडेमिक रिलेटेड वो एकदम से जो जस्ट ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने प्लानिंग में ही ये मिस कर दिया है कंप्लीटली कि देयर वुड बी लूजर्स,
नो बिग लूजर्स, तो हमने मिस कर दिया है, और वो एक्चुअली दे लूज इन द प्रोसेस जस्ट बिकॉज वी हैव मिस समहाउ देम इन द प्लानिंग प्रोसेस. जो पैंडेमिक रिलेटेड है वो तो ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस, बट इट हैज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द सॉर्ट ऑफ इट्स नॉट कि हम लोगों ने प्लान किया लेकिन था, उसने बट द जगह कम क्वेश्चन कर दी ना, उसी जगह में ऑलरेडी और ज्यादा लोग आ गए बेरोजगार, तो मतलब जहां हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इट इज Yeah. नो, मैं आपकी बात वैलिड है, मैं कह रहा हूँ कि वो शायद जस्ट ट्रांजिशन से रिलेटेड नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेपरेट आउट दीज टू थिंग्स. जस्ट ट्रांजिशन की डिबेट अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि बहुत सारे ऑफ कोर्स पैंडेमिक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है और बहुत नियर टर्म इम्पैक्ट हुआ है. सो और उसको उबरने में आई मीन डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो बहुत ही क्लियर है. गवर्नमेंट के आई मीन आप अगर देखें वर्ल्ड ओवर तो वो रिकमेंडेशंस क्या आ रहे हैं, अल्टीमेटली रिकमेंडेशन यही आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को आइदर थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स और मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें लेट्स से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया या क्रेडिट ज़्यादा अवेलेबल करवा दिया, उस तरह के इंटरवेंशंस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर फिजिकल पॉलिसी इंटरवेंशंस होते हैं विच इज़ मोर लाइक इन्वेस्टमेंट किया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, खुद गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जिससे जॉब्स जनरेट हो रहे हैं उस टाइप के. अब इंडिया में ऐसा है कि बजटरी रिसोर्सेज ऑफ कोर्स वी आर नॉट as rich countries like rich countries or even China, तो हमारा बजटरी जो फिजिकल स्पेस है वो काफ़ी लिमिटेड है. और आई मीन देयर आर मेनी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. हमारी अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाती है, उसके इमीडिएट इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन उसके 2-3 साल बाद इन्फ्लेशन वगैरह पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है. तो गवर्नमेंट ये सब चॉइसेस है. आई मीन आप जब भी किसी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे, डिफरेंट sides of economists, you will find alternative versions, because theory में we could take both the options. एक ऑप्शन है कि आप अभी सारा खर्चा कर दो, बहुत सारे, जैसे हम लोग कर्ज लेके भी लोन लेके भी आप खर्चा कर दो, अभी आपने एकदम से इन्वेस्टमेंट कर दिया और अभी एकदम से जॉब जनरेट हो गए, बट इट विल कम बैक टू बाइट अस. इट्स लाइक हमारे घर का बजट जैसे होता है ना, हमने लोन ले लिया हाई इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, अभी का हमारा काम चल जाता है, बहुत अच्छा काम चल जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं. अब उसको आपको लोन भी रीपे करना है, पैसा का मतलब ये मुफ्त में तो कहीं से नहीं आ रहा है ना कहीं से आएगा, उसका कॉस्ट होती है हर चीज़ की. तो वो कॉस्ट आप अभी दे रहे हो या 3 साल बाद दे रहे हो, वही चॉइस है. कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी जब इतना बड़ा हिट हुआ है. सो वो तो द गवर्नमेंट अप्रोच, दिस गवर्नमेंट्स अप्रोच हैज़ बीन कि हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, तो हम मॉनेटरी जो प्रोसेस हैं, जैसे क्रेडिट अवेलेबिलिटी, तभी आप देखा होगा जो पैकेज है गवर्नमेंट के, वो खाली वो वाले पैकेज हैं बाय एंड लार्ज जिसमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी पे जोर दिया गया है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उनको क्रेडिट अवेलेबल कराएंगे जिससे वो लेके अपना शुरू कर पाए. अब नाउ ऑफ कोर्स दैट हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल बिकॉज डिमांड ही नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर्स वो पैसा ही नहीं उठा रहे हैं ये सब, तो वो तो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. बट जो सेकंड थिंग विच इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड हैज़ बीन सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर रिलेटेड स्पेंडिंग. एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि गवर्नमेंट ने रोड और ब्रिज बनाने पे तो इन्वेस्ट नहीं किया है, राइट, बिकॉज ऑफ फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, जिसकी वजह से जॉब्स जनरेट नहीं हो रहे हैं. बट गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि ये जो राशन पानी वाली सुविधाएं हैं, खाने को जो फूड राशन वगैरह हैं, उस पर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की है. तो बेसिकली जॉब्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, बट गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई कोई भूखा ना मरे. तो वो जो बेसिक नेसेसिटी पे बहुत सारी स्पेंडिंग हो रही है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छी चीज़ भी है वो. ऑफ कोर्स दूसरा पहलू ये है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, जिसका आप 3 साल बाद फिर कहीं ना कहीं पे करते ना, ये सब पॉलिटिकल भी है. आई बिलीव कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 2024 के इलेक्शन के पहले आपको बाइट करता वेरी स्ट्रांगली. दैट इज बिकॉज इट विल कम बैक टू बाइट यू इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल, राइट. And it is not just about election. The point is, it is bad for the society, as simple as that. उस फ्यूचर में. So वो ट्रेड ऑफ होता है, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं. इसका एक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता तो हमने एनीवे सॉल्व कर लिया होता, इतना इजी आंसर होता है. Shweta, you can continue and you can tell us, I mean, about the community and can they find jobs around, as you said, and the report of iForest also says that largely people who are living there, not necessarily they are employed in the coal sector, they are doing agriculture and other things, but how can they be employed? The sole objective of this webinar is that to find out and discuss the ways where we can find the employment and better quality of life. I mean, Hridesh, first I hope my audio supports it's fine. Supports me. Yeah. Second thing, I don't think I have answers for any of those, but I have more questions and complicated layers building on what Vaibhav mentioned. In terms of cost, we are right now only calculating the cost of transition. कोल में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कुछ और होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, हम क्या करेंगे, कितने पैसे लगेंगे. मैं उसमें एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि जो इम्पैक्ट है
कॉस्ट ऑफ कोल इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ, हम उसको गिन ही नहीं रहे हैं। उसी के वजह से आज कोयला इतना जो भी है, कोयला हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि हम वो इतना एक्सटर्नलाइज हो चुका है कॉस्ट, और वो कॉस्ट आपके पर्यावरण पे, जमीन, मिट्टी पे, हवा पे, पानी पे, the kind of toxins that we have documented in Raigad in our study, in Achari, in Jharkhand, in Ramgarh, those toxins are cancer causing chemicals in excess of government regulations that we are finding in people's homes, people's villages, लोगों के गांव में, लोगों के घरों में मिल रहा है, उनके पानी में, उनके मिट्टी में मिल रहा है। उसकी सफाई कौन करेगा? कोयला तो बंद होकर के चला जाएगा, लेकिन अगर आप वहां पे एग्रीकल्चर करने की कोशिश भी करेंगे एज एन ऑल्टरनेटिव, आपके पास वो साधन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें इतना पॉइजन भरा हुआ है। एक तो वो लोगों की स्वास्थ्य, यहाँ पे जो जितनी भी हमने स्वास्थ्य संबंधित स्टडीज की हैं, और ICMR की भी एक स्टडी है रायगढ़ में, और इसी बात पे मैं गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर कोई भूखा ना मरे, तो आप ये देखिए कि जितने भी खनन से संबंधित क्षेत्र हैं, वहां पे मैलन्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है। highest level of malnutrition is in places that are mining areas. अब उसका एक कैसे, मतलब कि अगर विकास हो रहा है तो वो विकास किसका हो रहा है, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी होगा। और इस जो अभी तक जिस तरह का असर हुआ है लोगों के स्वास्थ्य पे, लोगों के पर्यावरण पे, उसकी सफाई का खर्चा कौन उठाएगा? वो कैसे होगा? वो पैसे, मतलब मैं प्रॉब्लम्स को और कंपाउंड कर रही हूँ, मेरे पास हल नहीं है, लेकिन मैं एक वास्तविकता है जो हर बार छूट जाती है। पर्यावरण और स्वास्थ्य हमेशा, मतलब उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, हम सिर्फ जॉब्स के बारे में सोचते हैं। जो हमारे कोयले में, खदान में भी जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, जो पावर प्लांट में भी काम कर रहे हैं, क्या उनकी स्वास्थ्य ऐसी होगी कि वो कोई भी अगर दूसरी ऑल्टरनेटिव होगी तो उसमें वो काम कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग को इस तरह का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नॉट बिकॉज ऑफ स्किल्स, बिकॉज देयर हेल्थ विल नॉट सपोर्ट दैट ट्रांजिशन। So what provisions do we have in place in terms of social security? कि उनकी एक इज्जत की जिंदगी, अगर कोयले में नहीं भी काम मिल रहा है और काम निकल गया है, तो एक इज्जत की, what we say the life of with a dignity, वो कहाँ है? वो उसका प्रावधान कहाँ है? तो मेरे सवाल अभी जो हैं, एक तरह से कि सोशल सिस्टम का जो जिस तरह का मार्जिनलाइजेशन हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट, उसका पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी बात है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, मैं मतलब इतना भी ऐसा भी पिक्चर नहीं पेंट करना चाहती हूँ। कुछ छोटी छोटी इनिशिएटिव्स हैं जिसको अब बढ़ाया भी जा सकता है, जिसपे, जैसा श्रेष्ठा ने कहा कि एग्रीकल्चर है, लोकल लाइवलीहुड्स है, लोकल इकोलॉजी है, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड है, पर उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, और लोगों की मंशा क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जैसे कोरबा में एक अभी केस स्टडी हमारे पास है, जहां पे लोग अब जाकर के एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उनकी चैलेंजेस वही हैं, उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वो फसल अगर हो भी रहे हैं तो उसको बहुत कम भाव में वो मिडलमैन को बेच रहे हैं, उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो इस तरह के अगर आप दूसरे ऑल्टरनेट्स भी देख रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि सिस्टमेटिकली ओवर द इयर्स 50-70 साल में जो भी ऑल्टरनेट था उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो खत्म हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है। तो हमको वो पूरा फिर से सोचना पड़े, और जमीनी लोगों को साथ में लेकर के फिर एक विकल्प क्या है वो जानना। राइट, आपने जो सवाल उठाया ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हेल्थ है, हमने ये देखा भी है इस इलाके में, तो हमेशा उत्तर भारत में सोनभद्र के इलाके से हर साल ये खबर आती है राखड़ बांध, जो ऐश डैम है, उनके टूटने की, और उनकी वजह से खेत भी बर्बाद हो रहे हैं, घर भी बर्बाद हो रहे हैं किसानों के, और ग्राउंड वाटर भी खराब हो रहा है, तो वो क्या उगाएंगे और क्या खाएंगे? दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। यहाँ पर एक सवाल जो है कुछ लोग पूछना चाहते हैं, समवन वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, यू कैन रेज हैंड एंड लेट मी सी। अभिषेक, आप सवाल पूछना चाहते थे, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जस्ट टेल इंट्रो ऑफ योर्स एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी, सो आई थिंक थैंक यू हृदय एंड थैंक यू, ये आपका काफी वंडरफुल डिस्कशन है। तो मैं नीति आयोग में काम कर रहा हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देखता हूँ, तो हम लोग भी उसमें ऑटोमोबाइल के जस्ट ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो काफी सिमिलैरिटीज मेरे को दिख रही हैं। आप जैसे कोल की बात कर रहे हैं, और मेरे लिए काफी इंसाइटफुल है ये डिस्कशन, क्योंकि एक तरीके से आप देखिए ऑटोमोबाइल में भी जब हम इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से
बहुत ज्यादा अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये डिस्कशन काफी मेरे लिए इंसाइटफुल रहा कि जैसे श्रेष्ठा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप जब उसके जो कोल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लेस देन 70 या 80 होंगे इंडिया में, उनको आप अगर एमपीआई से मैप करें, एंड इस पे आई थिंक बारबरा हैरिस वाइट वगैरह ने काफी ज्यादा काम किया हुआ है, तो आपको काफी स्क्यूड इंडिकेटर्स दिखेंगे। तो देखिए, इससे एक बात तो बहुत क्लियर होती है कि मतलब एटलीस्ट कम्युनिटी लेवल पे, और मैं इसमें आप लोगों का मत चाहूंगा कि कम्युनिटी लेवल पे इस कोल बेस्ड इकोनॉमी को एटलीस्ट मतलब सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उतनी ज्यादा, मतलब इट्स नॉट अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं है कि वो जो वहाँ की कम्युनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इसको पसंद कर रही हैं या बहुत ज्यादा इससे अटैच्ड हैं। ये इट्स अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर देम। अच्छा, दूसरी बात आई थिंक आप में से आई एम फॉरगेटिंग किसने बोला था वो बात, कि आपको जरूरी नहीं है कि आप जब जस्ट ट्रांजिशंस की बात करें तो आप केवल ये बोलें कि आप कोल से क्या सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ऑटोमोबाइल है, तो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो फ्रैगमेंटेड है। वो आपके पूरे 720 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिल जाएगा कि आपके रिपेयरमैन होंगे, आपके सर्विसमैन होंगे। लेकिन ये जो कोल बेस्ड है ये कॉन्सेंट्रेटेड है। और जब आपका सोलर आएगा तो आपका सोलर जो है, जरूरी नहीं है आप चाह कर भी अगर आप पॉलिसी मेजर्स भी ले आए तो आप जरूरी नहीं है कि आप ये कर पाएंगे कि आप उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को हेल्प कर पाएंगे। और Right, Abhishek, I got your point, but can you ask one line question, and can you tell who is the panelist you are addressing your question to? नहीं, आई एम एड्रेसिंग टू एवरीबडी। मेरे हिसाब Okay. से मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी इसको लेना चाहे, कि आप ये मेरे को थोड़ा सा आप अगर इस पे लाइट डाल पाए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर स्किलिंग है जो कम्युनिटीज हैं उनकी, या इकोनॉमी वाइड इंटरवेंशन है? क्योंकि मेरे को दो तीन पहलू समझ में आ रहे हैं। और ये भी है कि जरूरी नहीं है कि आपको मतलब आपको बस उनको 1-to-1 मैपिंग देखनी है कि आप बोले कि कोल से उनको सोलर या इसमें कैसे कर दें। तो आपको क्या केवल इकोनॉमी वाइड इंटरवेंशन जो है वही हेल्प कर पाएंगे कि आपने सपोज आपने जो कोल वर्कर्स हैं वो वहां पर एमएसएमई में शिफ्ट हो जाए, आई थिंक जैसे श्रेष्ठा ने बोला। तो आपको स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की जरूरत है इन कम्युनिटीज के लिए, या आप इकोनॉमी वाइड इंटरवेंशन से ये जो ट्रांजिशन है उसको आप सेल थ्रू करवा पाएंगे? तो ये मेरा एक क्वेश्चन है कि इसको कैसे आप देखा जाए। So, Shrestha or Vaibhav, you decide who wants to take it. Shrestha, you can go. Both of you. Okay, I can start and Vaibhav can join in. So Hridesh, for all of this, I don't think there's only one solution. Just to rectify, मैंने कभी नहीं कहा कि everyone can be shifted to the MSME sector. This is a very specific, region-specific topic. एक है, there will be requirement of micro-level intervention, focusing on the industry that has to be transitioned. And I'm giving you just an example. I'm talking of just 3 sectors right now. एक है coal mining, where the challenge is the biggest because the informality is very high and the spread of the activity is huge. ठीक है, but as opposed to आप अगर thermal power sector देखेंगे, it's a very, very formalized sector. It's not informal like coal because it is providing a different kind of service. So we need to understand that the way we approach the coal sector, the power sector transition is not going to be the same in terms of labor and workers. Third question is the automobile sector. Now, automobile sector is another one. Actually, our latest report जो हमने बनाया है, we have prioritized 3 sectors where just transition planning has to start in the coming years, and at least in the next 10 years where the change will hit. Number one is coal, one is coal-based power, and the third is the automobile sector because of the electric vehicle EV boom, and that is projected, right? Now, the question on all of this is very, very different. Coal mining ka jo, the way we have to approach the coal mining sector will not be the same as the automobile sector. The second question is, coal mining sector jobs are not lucrative is a wrong idea. It is not lucrative for the informal sector जो daily wagers है, या तो who is the bigger. Maybe a lot of them do it क्योंकि और कोई प्रावधान है नहीं. But we must also remember for the coal districts, the formal coal mining jobs are some of the best paid jobs. It is a government job
which gives you salary and benefits and even pension, healthcare benefits even after retirement are huge. So जब आप coal sector का transition planning करेंगे, so the approach for the formal sector, for the informal sector, and for the daily wagers and laborers, and informal sector में सारा daily wagers और laborers भी नहीं है. It's a different thing. So you have to plan separately for each of them and in a different way. Now, formal sector के लिए maybe there will be retraining and reskilling. In fact, Coal India Limited right now and its subsidiaries are also diversifying. NTPC is tying up with IIT to start on thinking of retraining and reskilling, because they have taken up a thing that they will not build any new coal power plants. Okay, so that is the approach they are taking for the formal coal sector. And जब coal mining बंद भी होता है, formal sector ऐसे बैठ नहीं जाता, वो कहीं और shift हो जाते हैं. Like I have many examples like that. The challenge is with the informal sector. Yes, for some retraining and reskilling will be necessary. You need to map that. उसका भी कोई straight jacket solution नहीं है कि सबको एक ही तरह से retrain कर दीजिए. But the other point is also what I think is important is you need to plan a broad-based socio-economic transition because of the low-skilled workers, because of the daily wages, because you don't have an inventory of these people. That's the biggest point. These are non-inventoried. आप इनको कहाँ से ढूंढ के निकालोगे? That becomes the biggest challenge in any compensation planning or social sector planning that we do at a lot of times. And I was working with something called District Mineral Foundation Fund. उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लॉ में तो लिखा गया है जो विस्थापित है वो ये फंड का बेनिफिशियरी है, बट विस्थापित लोगों को ढूंढेंगे कौन? There is no roster of these people. The same problem we'll face when we are doing just transition. We do not have a roster of these informal daily wagers, low paid people. So that's for them you need a broad based socio-economic. Right. So let Vaibhav come in, then I'll go to Shweta, because Shweta also wants to make a comment on this, and rightly because she has a strong locus on this. Vaibhav, could you quickly make a comment on this? Sure. Thank you, Hridesh. So Abhishek, आपके point का और श्रेष्ठा भी बहुत कुछ इसमें कहा है, important चीजें. मैं बोलूँगा कि हम सबको एक चीज I think we have to imbibe this one thing, that all of this transition towards a low carbon economy is actually an economic transformation. Now I want to re-emphasize this, that it is an economic transformation. Might appear to be कि already economy grow कर रही है वो. No, it is a massive exercise. We cannot even underestimate in any way the massiveness of this exercise, because it is not an incremental change we are talking about. We are talking about sort of re-engineering the whole, so many moving parts of the economy. We are talking about that kind of stuff. It is going to be a massive exercise. We just need to understand, that it is not just about कि हमने एक power plant ले लिया या 4-5 districts ले ली वहाँ पे कर दिया. It is not at all about that. It is उसका impact होगा on the other parts of the economy. There are going to be many things that are going to be, as I said, वो 2060 India is going to be a very different India, not just in terms of the high level per capita income number. Actually बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी इंडिया में, even in terms of resources, kind of industries we are talking about, agriculture किस तरह का होगा उस टाइम में, so much would have changed, right? So we have to really grapple with that. The current and we say this many times, अगर आप अभी की इकोनॉमिक डिबेट देखें, वहाँ पे कहीं भी क्लाइमेट का कोई मेंशन नहीं होता है. एंड प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन इट, प्लीज सी दैट. हमारे जब फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, हमारे जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोलते हैं, कहीं से उसमें एक डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो थोड़ा क्लाइमेट नेगोशिएशन में एंगेज कर रहा होगा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, वो उनका मतलब फोकस वहाँ होगा. द रियल डिबेट इज मच लार्जर डिबेट. सो वो जब तक ये लोग नहीं बोलेंगे, सो अनलेस वी पुश दिस फ्रॉम मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम, हम लोग फिर से हम लोग डिबेट करेंगे, बट वो रियल चेंज विल एक्चुअली नेवर हैपन, बिकॉज़ रियल चेंज हैज टू हैपन एट अ quantified level. Yeah, Shweta, please come. Yeah, just two points I want to make, and I build on what Vaibhav initially in his opening remarks mentioned, that this is an opportunity. This is presented itself in terms of a crisis, a very grave crisis, that if we don't act on it, it will be disastrous, but it's also an opportunity. But at the same time, I want to emphasize on the fact that the word just in just transition is about justice. And it's not just about workers' justice, it's about also undoing historical injustices that have happened. And the fact that a certain community or a bunch of people have been sacrificed for whatever we thought was a larger development thing, that has to change.
So whatever the answers are, and as I said, I don't have answers for this, but whatever we are reimagining our economic systems, our social systems, we have to undo the historical injustices. And that becomes very crucial. And that is something, now that we are aware with so much information around us, with the consequences that we can see in next 5, 10, 15 years, I think it would be wrong not to include that. So I think the emphasis again is on the justice part of it, and justice cannot just be for workers or for one section. It has to be justice for the impacted communities as a whole. Right. Right. Thank you very much for this. My colleague Srishan is asking a question, and it's a valid question, but I will also make a comment while reading his question. His question is basically that what will happen to the future, the kids of these people, because a lot of schools and hospitals around these areas are run by these mining companies. But let me make it clear that my experience going to Chidia mines or going to Kirandul and all these areas, that a lot of it is much, hyped, and it actually doesn't exist on ground. But the question is valid. But, because migration already causing a lot of degradation in the quality of life, and it places burden, because, you all sometimes can't migrate, ailing parents remain back home, and, sometimes wives and kids, they remain back home. Shrestha, have you addressed this question also in your or in your study? Did you come across this? हाँ Nidesh, so I mean, I really want to counter this argument. ठीक है कि see, and this is one of the parameters that we had looked into in the जो ground survey किया था, and this is something we really looked into, because one of the biggest questions that always come up कि these areas are largely dependent on the investments, welfare investments of mining companies, particularly the coal mining sector, because it's public sector. Now, the reality is कि the investment that has come from the coal sector, yes, there is a lot of investment in building roads, which has road जैसे कि है बड़ा road, in small roads and all that. But when you look at welfare investment in terms of healthcare or education, the policy of the coal sector is largely, and it is not just that they have not done it, it is not in the company welfare policy also, the schools and hospitals that are built by the coal companies are mostly used by the company employees, not any one random person in that area. So an informal worker or a person who is an agricultural laborer or working in any other small just don't go and use those facilities because they are not entitled to use it. So we need to understand that there are infrastructure built by the coal company, no doubt about it, but it is not usable by anyone. And when we surveyed this huge amount of households and undertook focus group discussions, the most biggest fear of people is in terms of income. वो direct income भी हो सकता है, indirect income भी हो सकता है. किसी ने एक ढाबा लगाया है या होटल लगाया है, वो भी जैसे कि कोल माइनिंग हो रहा है या बहुत लोग आते हैं वो मेरे होटल में खाते हैं. Okay, so the loss of income in a direct or indirect way is the biggest concern there. But when you talk of welfare benefit loss, there is a huge response कि वो मुझे मिलता नहीं है. The typical welfare benefit that people living very close to the mines is electricity. क्योंकि कोयले के आसपास का 1-2 किलोमीटर के एरिया में जो बस्ती है, वहाँ coal companies give you a lot of times free electricity, particularly the public sector operators. But other than that, it is not like everyone is getting this benefits. So we really need to think of that. Right now, actually, the government's जो आयुष्मान भारत वाला जो scheme है और उसका जो cards है, it is also tied to many of the private facilities. So many people actually go to that. Now, so they are largely reliant on government schemes. The the formal workers with the coal companies, उसको छोड़ के बाकी जो लोग होते हैं, they are largely dependent on government schemes. And this is the findings of the household survey, the focus group discussion, as well as by the officials we took on record from the district administration to line departments to state government. So this is the reality of welfare benefits to the general.
before I close this, and there's no trade unionist, so I will have to play the role, and I will have to, whatever I gathered speaking to them through the day. I would like Shweta and Vaibhav to make, a very short comment on this, what Shrestha said about the, welfare schemes or the kind of projects run by these mining companies, and how do you look, Shweta, first, if you could come in and make a point, how do you look at this, if you could hear me? Shrestha has covered everything. I just want to mention only one thing, that welfare schemes are the responsibility of the government. Now, just because the mining company is there and doing whatever, and I completely agree that they are never for general community, that's only for their employees. That too, you will never hear any data also from them coming out of diseases or disaster or the impacts. So I think, let's decouple this line of thought that coal company है तो उसके वजह से वहां बिजली सड़क पानी स्कूल होगा, ये बिल्कुल ही गलत सोच है और इसको हमको और आगे बढ़ाना भी नहीं चाहिए. बिजली सड़क पानी स्कूल सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी हो, कोल हो ना हो, सरकार को वो देना ही देना है, और लोगों की भी वही डिमांड है. जमीन पे आप देखिएगा, लोगों की भी वही डिमांड है. जब हमारी बात हो रही थी एक रायगढ़ में कुछ महिलाओं के साथ कि अब कोल खत्म हो जाएगा, कुछ नया आएगा, तो उनका यही एक मांग था कि यहाँ पे सड़क बनेगा, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए स्कूल होगा. तो वो ये कहना गलत है कि कोल कंपनी नहीं, बस वैभव पे जाने से पहले, अच्छा आपकी आवाज फिर से चली गई. I mean, it's a chronic problem. I'm sorry, but one question is very important question quickly, and being a woman, I think Shrestha, again you will have to come in because I've lost Shweta before I go to Vaibhav. That how this transition, just transition will play, will impact women, because we are talking, but we are not taking, we are not using the phrase women, and because they have to look after kids, they bear the real brunt of running the family, and they also work on ground, and they are less paid than men. So this just transition, will it leave any scope for women? Yeah. So there's just one point I'll make about the coal companies, which I missed talking, was right now one of the payments that is coming as, and it's not a welfare spending, it is largely about a benefit sharing mechanism that we have been working on, is district mineral foundation funds. Now here is the opportunity to use these funds to improve on social infrastructure and like healthcare and livelihoods, all these issues in these areas. And this is something we really need to talk about. It's beyond the scope today right now. The second thing is the gender issue. Yes, ऐसे ही इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन women is only 20 to 21% as opposed to 76% among male, and this is 2020 data. So we have a huge discrepancy between the labor force participation of men and women, which is among one of the worst in the world. The challenge is that in the extractive industry, जहाँ coal belong करते हैं, the participation rate is far, far lower. And even if you look into the Coal India Limited employee records, there are only 6,100 something odd women employees in the entire Coal India Limited workforce. So here is the gender issue. And then if you look into the informal sector, women are paid the lowest rung. There are surveys, our survey has also clearly brought that out, and there are many others, who has talked. Kuntala has written a lot on this. Now, the point is, these largely, if you go, ab Jharkhand ka coal area mein jayenge, subah, whoever has visited those areas will see bacche aur unki maa, women and children go take a bora in their head or something in their head and go to gather the coal. So these are the people who go down the steep पुराना कोल माइन या तो ओवरबर्डन के ऊपर चढ़ के कोल निकल के लाते हैं, और द मेन उसको बोरी बांध के दे सेल इट. That's how it goes in this area, right? So the gender issue, I completely agree with you. It's going to be heavy thing, because for two reasons. One is जब कोई planning होता है, we have seen this in terms of development processes like environmental clearance बोलिए या Forest Right Act बोलिए, where women participation in decision making is very poor. The second thing is also when transition happens, the kind of workforce substitution that will happen, in all likelihood, it will go to men. The biggest fear in this has come up very clearly from our research and focus group discussions that we did, was that women fear that alcoholism of domestic abuse will go hugely up in the process of transition unless they are
given some security. Now, I was in a seminar the other day, and there is a suggestion to give women skill training. I honestly feel that we really need to think a little bit differently, because you know what women say, they want education. I think, and giving them again, and I remember this, one of the secretaries, MP ka, he came to one of the meetings and he said, जब हम women के livelihood के बात करते, so वो फिर से पापड़ बेलन से हम निकल नहीं पाते. And I honestly feel that with the kind of opportunity now some of the government schemes have, district mineral foundation funds have, and we have to capture their aspirations. And it's not my thing, it's what the study suggested, that many of them aspired education. So tomorrow not, what we are looking at a 30-40 year time frame now. So if we invest in women education, they will be in a better position not just to choose, but to get a more dignified job. And I'll stop. बहुत शुक्रिया. मैं बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, लेकिन वैभव मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा. Perhaps we will return to the previous question, and market economists always say, you know, bring private where, you know, government should have minimum interference, and Prime Minister is a real campaigner for this. So what do you think? I mean, that this argument that the companies are bringing the, you know, prosperity in these areas, and when you do the just transition, you'll have to start again from the zero. I mean, do you find any merit in this argument? Not at all. So I think I agree with Shweta. देखिए, first of all, इसमें ये it is not ये companies are, but ये private companies नहीं है. These are public sector undertakings. So and बहुत interesting बात वो श्रेष्ठा और श्वेता ने भी बोली है, because हम अगर larger narrative देखेंगे, and in fact I've heard many PhDs from many of the top global institutions जिन्होंने let's say इन चीज़ों पे काम किया, they will say this कि वो पूरी economy जो है, जो welfare schemes हैं, are delivered through these public sector undertakings like Coal India. तो ये नैरेटिव में बहुत ही क्लियरली लोगों को लगता है ऐसा, बट जैसे हम इन बहुत श्रेष्ठा एंड श्वेता ने कहा है कि एक्चुअली वो कुछ लोगों के पास तो बेनिफिट है, बट जिस तरह का नैरेटिव है उसके अराउंड, उससे तो कहीं आसपास है ही नहीं रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. दीज पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट इन अ ह्यूज वे for through on direct government intervention, not intervention through these public sector undertakings, right? But at the same time, these are not private sector companies. You know, private sector companies have actually no intention, no role. उनके होने से बहुत कुछ हो जाता है ऑटोमेटिकली जस्ट बाय द लार्जर इकोनॉमिक प्रोसेसेस, बट उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो रोड बना दे या कुछ बना दे, ऐसा नहीं है. कुछ कंपनीज लाइक टाटा स्टील वगैरह करती हैं, वो अलग बात है, बट एज आई सेड ये नैरेटिव है एक बहुत बड़ा, उसको हम लोगों को ये क्लियरली बोलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोल वो खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. एज आई सेड, अनलेस इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो अगले 30 40 50 साल की प्लानिंग इन विच वी हैव मेस्ड अप, यू नो, कि द रियल क्वेश्चन आई वांट टू एंड विद कि वो कोल माइन है, हमने कोल एंड कर दिया, लेट्स से उसकी जगह एक सोलर प्लांट आ गया, ओके. बट इफ द सेम हिस्टोरिकल नेक्ससेस दैट वर हैव ऑलवेज बीन देयर, अगर वो कुछ ही लोग हैं जो पहले कोल माइन ऑपरेट कर रहे थे, वो सोलर प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं, मेगा सोलर प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं, जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है वो कोल माइन से शिफ्ट होकर अब मे बी सोलर में चला गया किसी तरह, और जो डेली वेजर है वो अभी भी उसी में किसी तरह वो माइनिंग करता था पहले, अभी वो किसी और फॉर्म में सोलर उसमें लगा हुआ है. एंड नथिंग हैज चेंज्ड. We might have achieved a low carbon economy in net zero scenario, but nothing has changed. So there is a history. I don't know how to change these things, but this is at the local level. These sort of, you know, these nexuses are the real deal. I mean, I don't know how to change it. I don't know if any of us know how to change it. Otherwise, we would have already changed it. But we have to somehow confront these kind of realities and ensure that, you know, in the just transition process, we actually somehow overcome these, you know, which the last 50 years of history, we have to somehow overcome this, you know. So thank you very much. I mean, आप सब लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने अपनी बात कही. मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि फिर ट्रेड यूनियन के लोग और जो मजदूर अधिकारों की बात करते हैं उनकी बात रह जाएगी. तो आज दिन भर जब मुझे पता चला कि चौथे पैनलिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उनसे बात की, तो लार्जली द सेंस आई गैदर इज दैट हम कितनी भी बात करें, लेकिन जमीन अभी वो तैयार नहीं हुई है. उस जगह को वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके जो ग्रज हैं वो पिछले कुछ वक्त में सरकारों ने और बढ़ाए हैं. उन्होंने मजदूर कानूनों को कमजोर किया है, लेबर लॉज को वीक किया है, उनको यूनियन बनाने के अधिकार उनसे छीने हैं, उनके हेल्थ राइट्स और जो उनके बच्चों की शिक्षा, इस सबको कमजोर किया है. अब रूल इस तरह का है कि अगर आप यूनियन बनाना भी चाहते हैं तो कम से कम इतने % लोग होने चाहिए, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार जो है मालिक से पूछेगा कि इन लोग यूनियन बनानी है नहीं बनानी है. तो इन सब चीजों की वजह से वो पुशबैक भी आएगा. तो इस चीज के लिए पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल इंटरवेंशन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जितनी सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे बात करें बहुत जरूरी है. और जो लोग और सवाल पूछना चाहते हैं और इस बारे में गैदर करना चाहते हैं जानकारी, वो हमारे पैनलिस्ट को लिख सकते हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. ओवर टू यू गुंजन.
Thank you so much, Hridesh, and thank you so much, Vaibhav, Shweta, and Shrishta. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, and आप आफ्टरनून में आज समय दे के हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you to all the attendees also. The session was recorded. इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, and बहुत से लोगों ने साइन अप भी किया, जो नहीं आ पाए उनके साथ भी करेंगे. कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज डू राइट टू अस, and thank you. Thanks everyone. Thank you Thank all. you. Thank you, Hridesh. Thank you.